हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट के आगे के टॉपिक के बारे में। टॉपिक आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, तो आपको पढ़ने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। इस रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है चलिए देख लेते हैं। डिफाइन द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को डिफाइन करना है और इसके क्या सोर्स है उसके बारे में बताना है। इस विषय से संबंधित प्रश्न रेडियो प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को परिभाषित कीजिए। रेडियो प्रदूषण के स्रोत क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। मानव शरीर पर विकिरण रेडिएशन का प्रभाव क्या होता है? एक्सप्लेन द कंट्रोल एंड द प्रिवेंटिव मेजर ऑन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो धर्मी प्रदूषण के नियंत्रण रोकथाम उपाय समझाइए। एक्सप्लेन द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विद द इट्स टाइप। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रकार को समझाना है। चलिए एक एक करके इन सारे टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इमिशन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल और द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इनटू एयर, water, land due to the human activity in the form of radioactive waste। रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है? रेडियो धर्मी प्रदूषण को उस उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी प्रदूषण के पदार्थ के उत्सर्जन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानव गतिविधियों के कारण जल, वायु, भूमि छोड़ दिया जाता है और इसे रेडियो अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। लाइक एनी अदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज द रिलीज ऑफ समथिंग अनवांटेड इनटू द एनवायरनमेंट। इन दिस केस द अनवांटेड थिंग इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। रेडियोधर्मी प्रदूषण किसी अन्य प्रकार के प्रदूषण की तरह पर्यावरण में किसी अनवांछित पदार्थ से के छोड़ने की प्रक्रिया होती है। जो अनवांछित पदार्थ वो होते हैं जिनका एनवायरमेंटल में किसी तरह की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे उसमें छोड़ दिया जाता है और इस पर मामले को अनुवांशिक पदार्थ रेडियोधर्मी सामग्री होती है। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन। नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन, इसमें आपका कॉस्मिक रेडिएशन जिसे हम ब्रह्मांडीय विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जिसे पृथ्वी से उत्पन्न विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। इंटरनल रेडिएशन जिसे आंतरिक विकिरण या इंटरनल रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन, प्रोडक्शन एंड द रिसर्च ऑफ द न्यूक्लियर वेपन। मानव निर्मित स्रोत जो है मैन मेड सोर्स ऑफ रेडिएशन, परमाणु हथियारों का उत्पादन और अनुसंधान। मीनिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव और रेडियो धर्मी अयस्क का खनन, मेडिकल वेस्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई आपकी, या फिर लगाने के बाद जो सिरिंज आपकी बचती है वो आप सबके मेडिकल वेस्ट में आते हैं। फिर सर्जरी के टाइम में कुछ स्किन काट के निकाल दी जाती है, ठीक है। बहुत सारे ब्लड या फिर ऐसी चीजें जो बायोमेडिकल वेस्ट में आती हैं आपकी। उसके बाद न्यूक्लियर पावर ऑफ प्लांट्स, परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहते हैं। औद्योगिक रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी से एक्सरे इमेजिंग, इसमें आपका इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, एक्सरे इमेजिंग, गेट स्मार्टर रिस्पॉन्स, अपलोड फाइल एंड इमेज एंड मोर, ऐसी चीजें होती है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन ऑन ह्यूमन बीइंग। रेडिएशन का ह्यूमन बीइंग पे क्या प्रभाव पड़ता है? द इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड टू फेटल। क्या होता है ये? मानव शरीर पर विकिरण के प्रभाव, रेडियोधर्मी प्रदूषण का मानव शरीर पर हल्के से लेकर घातक तक हो सकता है। The magnitude of the adverse effect largely depend on the level and the duration of exposure to the radioactive। क्या होता है ये प्रभाव? घातक, कम से लेकर घातक हो सकता है। विकिरण के प्रतिकूल प्रभाव तीव्रता मुख्य रूप से विकिरण के स्तर और इसके संपर्क में अवधि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ द लोकलाइज्ड एक्सपोजर में only have a sufficient effect on the cause mild skin irritation। कम स्तर के स्थानीयकृत संपर्क से केवल सतही प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हल्की त्वचा में जलन। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर
exposure to high amounts of the radiation can have for more serious health effects. दीर्घकालिक और उच्च स्तर के विकिरण के प्रभाव। दीर्घकालिक संपर्क या उच्च मात्रा में विकिरण के संपर्क में स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। Radioactive rays can cause the irreparable damage to DNA molecule and that can lead to a life-threatening condition. जो रेडियोधर्मी विकिरण जो डीएनए को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती हैं और जीवन घातक परिस्थितियों का कारण बन सकते हैं। अगर आपके डीएनए में कोई चेंजेस होगा तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें कोई ना कोई तरीके के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इसी के लिए आपकी एक मार्केटिंग होती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन क्या करती है, जो आपकी सन रेज होती है जो हार्म करती है आपकी स्किन को, उससे ये बचाती है। एक प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन पे जनरेट कर देती है। नेक्स्ट है आपका द rapidly growing the dividing the cell like those of the skin, bone marrow are more sensitive towards radioactive emission. इसमें तेजी से बढ़ने या विभाजित होने वाली कोशिकाएं जैसे त्वचा और अस्थि मज्जा जिसे बोन मेरो कहते हैं की कोशिकाएं रेडियोधर्मी उत्सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ब्लड हमारा कहाँ बनता है, यहाँ पे हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है ये बोन मेरो में, ठीक है। उसके बाद रे फ्रॉम द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कैन क्यूज। रेडियोधर्मी तत्वों के विकिरण से होने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं? बर्न्स जिससे जलन, डेथ मृत्यु हो सकती है, हार्ट फेलियर, उसके बाद कैंसर, हेयर लॉस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जलन, कैंसर, मृत्यु, बालों का झड़ना, हृदय विफलता। नेक्स्ट ये कैंसर से पीड़ित महिला बैठी हुई है, ये देखिए रेडियोएक्टिव रेज का कितना ज्यादा घातक प्रभाव पड़ा हुआ, स्किन पूरा झुलस सी गई है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल कैन प्रिवेंटिव मेजर फॉर द रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। सेफ्टी मेजर्स शुड बी इन्फोर्स स्ट्रिक्टली। इसके सेफ्टी को स्ट्रिक्टली से क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। लीकेज फ्रॉम द न्यूक्लियर रेडिएटर, केयरलेस हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव फ्यूल, फ्यूजन और प्रोडक्ट रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स हैव टू बी टोटली स्टॉप्ड। ऐसे चीजों को आपको टोटली स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। उसका रेगुलरली monitoring and the quantitative analysis through the frequent sampling in the risk area. रेगुलर मॉनिटरिंग करनी, नियमित रूप से मॉनिटरिंग करनी चाहिए किसकी, जो आपकी एरियाज हैं जहाँ पे ये खतरा ज़्यादा हो रहा है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और वहाँ का सैम्पलिंग करनी चाहिए कि हाँ किस पैमाने पे ये चल रहा है। नेक्स्ट है आपका रेडियोधर्मी, उसी का हम हिंदी में पढ़ेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय, कंट्रोल एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। सुरक्षा उपायों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। परमाणु रिएक्टरों से होने वाले रिसाव, रेडियोधर्मी ईंधन और फिशन उत्पादन और रेडियोधर्मी समस्थानिकों के असावधान संचालन, परिवहन, उपयोग पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। जोखिम वाले क्षेत्रों में नियमित निगरानी और बार बार नमूना लेकर मात्रात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए। Let's solid waste management. Solid waste refer to the all non-liquid waste. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट का अर्थ है सभी गैर द्रव अपशिष्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफर, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को उस अनुशासन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ठोस अपशिष्ट के उत्पादन, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण जिसे ट्रांसपोर्ट और प्रसंस्करण और निपटान के नियंत्रण से संबंधित है। यह है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहले सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाता है, उसे उसकी जगह से उठाया जाता है, उसे कलेक्ट किया जाता है, गाड़ी वाला आता है कचरा ले जाने के लिए, उसको फिर पहुंचाता है, उसे उसकी जगह उसकी रिकवरी होती है, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद उसे डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंक्लूड द कमर्शियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द म्यूनिसिपल एंड द notified area of the either solid or semi-solid from the
excluding industrial hazardous waste but including the treated biochemical waste। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कॉमर्शियल या फिर डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं जो जनरेट होते हैं म्यूनिसिपल नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट, जिसे आप म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। नगर पालिकीय ठोस अपशिष्ट में नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक और घरेलू अपशिष्ट शामिल होते हैं जो ठोस या अर्ध ठोस रूप में होते हैं। इसमें औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उपचारित जैव चिकित्सीय बायोमेडिकल अपशिष्ट शामिल होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं? इट इज द फॉर्म ऑफ द इन्फेक्शियस वेस्ट एंड द इन्वॉल्व्स वेस्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपके डिजीज के ट्रीटमेंट में निकलने वाले वेस्ट जो होते हैं और जो ह्यूमन या फिर एनिमल की जो डिजीज होती हैं उसको ट्रीट करते हुए जो सामग्री यूज होती है, ठीक है, वो वेस्ट होते हैं। वही सब यहाँ इसमें बताना है। दिस द टाइप ऑफ वेस्ट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द मेडिसिन। इसमें आपकी मेडिसिन शार्प ऑब्जेक्ट जैसे आपकी नाइफ्स हो गई, ठीक है, या फिर टांका लगाने के लिए जो कि टांका लगाया जाता है जिससे वो हो गया, बैंडेज हो गया आपका, केमिकल, उसके बाद फार्मास्यूटिकल, बॉडी फ्लूइड and the body parts from the amputations and the surgery। हेल्थ केयर वेस्ट में भी इन्फेक्शंस, जो हेल्थ केयर के वेस्ट होते हैं वो इन्फेक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन होता है उसमें, और उसके बाद टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट यह एक प्रकार का चलिए देखते हैं। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट जिसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, यह एक प्रकार का संक्रामक अपशिष्ट है जो अपशिष्ट है। इसमें मनुष्यों को जानवरों के रोगों के उपचार से उत्पन्न अपशिष्ट शामिल होते हैं। इस प्रकार के अपशिष्ट के आमतौर पर दवाइयां, धारदार वस्तुएं, पट्टियां, बैंडेज, रसायन, औषधि, शारीरिक द्रव और शरीर के अंग जैसे एम्यूटेशन और सर्जरी से शामिल होते हैं। और उसके बाद स्वास्थ्य देखभाल अपशिष्ट संक्रमक, विषैले, रेडियोधर्मी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन ऑफ द सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट। किस तरह से उसे सेग्रीगेट किया जाता है? जो आपकी मेडिसिन होती है उसे आपको ब्लैक डस्टबिन में डालना होता है। उसके बाद इन्फेक्टेड डिजीज पॉडकास्ट आपको रेड प्लास्टिक में डालना होता है। उसके बाद जो आपके पैथोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उसे आपको येलो डस्टबिन में डालना होता है। उसके बाद सिरिंज, ग्लव्स या प्लास्टिक वेस्ट आपको ब्लू में डालना होता है। और जो आपकी व्हाइट बैग होती है उसमें क्या नीडल्स एंड द कट ग्लासेस आपको यहाँ पे व्हाइट डस्टबिन में डालना होता है। ये 4 प्रकार के आपके डस्टबिन होते हैं जो आपके हर हॉस्पिटल में होने चाहिए और ये डिवाइडेड होते हैं। और इस तरह से जो बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाने वाले होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है इसे सेग्रीगेट करने में, और उनको भी बचाव होता है कि हाँ इसमें इस तरह की चीज़ें इसमें हैं, उस तरह से वो केयरफुली इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट describe the toxic waste from the industrial operation, include the mining, खनन, rippling, the metallic and the non-metallic resources, using these resources in the manufacturing process to produce different intermediate and product। औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट में औद्योगिक से उत्पन्न विषैले अपशिष्ट शामिल होते हैं जैसे खनन, धातु, अधातु संसाधन और शोधन। इन संसाधनों का उपयोग विभिन्न उत्पादनों के मध्यवर्ती चरणों, इंटरमीडिएट या अंतिम उत्पाद बनने में किया जाता है। Hazardous waste, any waste that poses a threat to human health and the environment if not handled or the managed properly। हानिकारक अपशिष्ट कोई भी अपशिष्ट जो सही ढंग से संभालना प्रबंधित न किया जाए तो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्लास्टिक वेस्ट क्या होते हैं? ये सबसे ज़्यादा हार्म करते हैं
जो एनिमल होते हैं इधर उधर के कचड़े खा लेते हैं, प्लास्टिक को अक्सर इंटेक कर लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा उनको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो जाती है। Plastic is the general common term for the wide range of the synthetic or the semi-synthetic organic amorphous solid material derived from the oil and the natural gas। प्लास्टिक अवशिष्ट जो होते हैं आपके, प्लास्टिक एक सामान्य शब्द है जो तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त कृत्रिम या अर्ध कृत्रिम कार्बनिक अमृत ठोस पदार्थों के विपरीत मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक एक समान शब्द है जो तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त कृत्रिम या अर्ध कृत्रिम कार्बनिक ठोस होते हैं, ठीक है, और विस्तृत श्रेणी के लिए उपयोग किया जाता है इनका। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ। इसके साथ साथ आप कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, वार फार्मेसी ऐप। आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए इंग्लिश और हिंदी बहुत लैंग्वेज में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, सेम है सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आप आ सकते हैं वार फार्मेसी ऐप पर और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।